गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर नंबर 5 के हमने डेफिनेशंस, एक्सियम, पोस्टुलेट्स ये सब कर लिया था। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको वैसे तो कराया था, फ़िलहाल मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ और PDF फॉर्म में इनके सोल्यूशन भी सेंड कर दूँगी। थियोरटिकल है ना, जो थियोरटिकल हैं उनके, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन सेंड नहीं करूँगी, वो आपको वीडियो से ही करने हैं जैसे आप पहले करते हो। ये मत सोचना कि आप देख कर ऐसे ही कॉपी कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू and which are false? Give reasons for your answers. First है, only one line can pass through a single point. क्यों एक ही लाइन पास होगी? एक सिंगल पॉइंट से ये एक सिंगल पॉइंट है, एक दो, ओहो पॉइंट तो ये था वैसे, चलो एक ही सिंगल पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 कितनी ही कर दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। क्या हो गया ये? फॉल्स। इसका रीज़न क्या लोगे? बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट। सेकेंड है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं। देखो दो पॉइंट है, एक ये और एक ये, एक लाइन मैंने कर दी। अब ये कह रहे हैं इनफाइनाइट पास करनी है। अगर आप में से किसी को लगता है कि वो कर सकता है तो करके दिखा दो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये फॉल्स है, किसी के भी अकॉर्डिंग ये क्या होगा? फॉल्स होगा। दो पॉइंट है, एक लाइन के दूसरे कहाँ से जाएगी? अब दोनों पॉइंट किसी और लाइन में आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। मैक्सिमम एक पॉइंट लगता है, दोनों के दोनों पॉइंट से करनी है तो एक ही लाइन पास होगी। A terminated line can be produced infinitely on both sides. बिल्कुल कर सकते हैं, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको मैं चाहे इस साइड कितना प्रोड्यूस करूँ, इस साइड कितना प्रोड्यूस करूँ, कौन रोक रहा है? कर लो। If two circles are equal, then their radii are equal. अगर दो सर्कल इक्वल होते हैं तो उनकी रेडियाई भी क्या होगी? इक्वल होगी। देखो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये इक्वल है तो इनकी रेडियस यानी कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर हम इनको सुपर इम्पोज करें, सुपर इम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, कि ये वाले जो सर्कल हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के, तो ए बी क्या हो जाएगा? एक्स वाई के इक्वल। ये यूक्लिड का एग्जाम नहीं पढ़ा था हमने? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें किसी तीसरी सेम चीज़ के इक्वल होती हैं तो क्या होगी? वो आपस में भी इक्वल होंगी। यूक्लिड एग्जाम के अकॉर्डिंग था ना? ओके, फर्स्ट एग्जाम ही था आई थिंक। नेक्स्ट देखो, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? इन सब के लिए आपको डेफिनेशन देनी है, आपको बताना है कि क्या कोई दूसरी टर्म्स हैं जिनको हमें इनसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन them remains same. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम रहता है। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? जो इंटरसेक्ट करती हैं, कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का। विच इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक टर्मिनेटेड लाइन ही होती है, मतलब एक ऐसी लाइन जिसको हमने दो साइड से टर्मिनेट कर दिया हो, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, क्या बन जाता है? वो लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल, अभी देखा था ना डायग्राम में, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक, ये है सर्कल। इसके सेंटर से बाउंड्री के, सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक जो लेंथ होगी, डिस्टेंस होगा, वो होगी उसकी रेडियस।
स्क्वायर क्या होता है? एक फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं 90 डिग्री के, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आमने सामने की पैरेलल होती हैं, बस यही सब। ओके, डेफिनेशन प्रॉपर फॉर्म में मैं आपको भेज रही हूँ, PDF मैंने प्रिपेयर कर लिया है, बस सेंड हो रही है अभी। नेक्स्ट देखो, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट देखने हैं। फर्स्ट है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A and B, there exists a third point C which is in between A and B। मतलब 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनके बीच में थर्ड पॉइंट लाई कर रहा है C। अब क्या दिया हुआ है आपको? there exist at least 3 points that are not on the same line। ऐसे 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो क्या है? सेम लाइन पर नहीं है। मतलब अगर लाइन बस सेम लाइन पे नहीं है तो उसके लिए कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर 2 पॉइंट है तो कहीं भी कितनी ही दूर हों ये तो सेम लाइन पर एग्जिस्ट करेंगे। कहाँ गया पॉइंट? एक यहाँ ये बना लेती हूँ। इन तक मैं एक लाइन आराम से ड्रॉ कर सकती हूँ, समझ रहे हो ना? कम से कम 3 पॉइंट होंगे तो मुझे सोचना पड़ेगा कि वो एक लाइन पे है या नहीं है। 2 पॉइंट तो कहीं पर भी हों उनको मैं ज्वाइन कर दूँगी, लाइन बन जाएगी। समझ रहे हो ना? इनको ये बताना चाहिए था, इसमें ये इनडेफिनाइट टर्म है कि वो जो पॉइंट है उसके बीच में लाई कर रहा है या फिर उस लाइन के बाहर लाई कर रहा है। अगर बीच में कहीं पर भी है फिर तो वो एक लाइन पे होंगे, अगर कहीं और है तो नहीं होंगे। बस यही था, एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे जो 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है ये आपको मैं गारंटी कह रही हूँ कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इन तीनों में से एक, ठीक है ना? इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। इफ़ अ पॉइंट C लाइज, ध्यान से देखो, इफ़ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B, 2 पॉइंट्स A और B, इन्होंने कहा है तो लेने ही पड़ेंगे, ले लेते हैं हम। ये A ये B, इनके बीच में C, सच दैट AC इज इक्वल टू BC। फिर से बोल रही हूँ, पॉइंट C लाई कर रहा है A और B के बीच में। आपको गिवन क्या है कि AC इक्वल है किसके? BC के। आपको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, टू प्रूव कि AC क्या है? AB का हाफ है। ये इसके इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि जो ये है ये इस पूरे का हाफ है। कर देंगे प्रूव, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए हम लिख सकते हैं AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। इसके इक्वल है ना, कंफ्यूज ना हो जाए, डायग्राम्स तभी मैंने यहाँ लाइन ले ली, ठीक है ना? अब हमें क्या गिवन था? AC और BC इक्वल हैं एज AC इज इक्वल टू BC, ठीक है ना? ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं? AC और BC इक्वल हैं तो BC की जगह भी AC लिख दो। AC प्लस AC इज इक्वल टू AB। समझ रहे हो ना? AC प्लस BC AB थे, BC AC तो है ना, इक्वल है दोनों, दिया हुआ है। मैं खुद से कुछ नहीं कह रही हूँ, आप ही की बुक में दिया हुआ है, NCERT बुक में। AC प्लस AC कितना हो गया? 2AC इक्वल्स AB। AC कितना हो गया? 1/2 AB। आया समझ में ना? AC क्या हो गया? 1/2 AB। यही हमने प्रूव करना था, देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट कोई डाउट है इसमें? है तो बोलो, बोलो ये कैसे, आई मीन है तो मैसेज कर दो। 5th, इन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 4th वाले से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा। इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि C AB के एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा था, मतलब क्या होगा? ये उसका मिड पॉइंट होगा।
प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। आपको क्या प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, दो नहीं होते, ठीक है ना। अगर आपको लगता है दो होते हैं तो आप ले लो दो हैं, हम मान लेते हैं कि दो हैं। अगर आप कह ही रहे हो कि बुक वाले गलत हैं, उन्होंने कहा एक होता है लेकिन हमें तो प्रूव करना है, मतलब एक होता है लेकिन हमें तो रिवर्स देकर चलना है, हम मान लेते हैं कि दो होते हैं। लेट इफ पॉसिबल C and D both are the midpoints of AB। हम मान लेते हैं कि C और D दोनों मिड पॉइंट्स हैं AB के। डायग्राम इस साइड पे बना रही हूँ, ये A B, C क्या है मिड पॉइंट, D B। अगर जो मिड पॉइंट होता है जैसे यहाँ पे था, तो ये वाली टर्म पूरे का हाफ होती है ना। मिड पॉइंट का मतलब ही है एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है, मतलब वो उनको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C मिड पॉइंट है AB का तो AC क्या हो जाएगा 1/2 AB। अगर C मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट है मतलब ये एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है, तो AC क्या हो गया AB का हाफ हो गया। ये हो गई इक्वेशन 1। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर D मिड पॉइंट है तो AD क्या हो गया AB का हाफ हो गया। पहले C मिड पॉइंट है तो AC AB का हाफ हुआ, अगर D मिड पॉइंट है तो AD AB का हाफ हुआ, ये भी AB का हाफ, ये भी AB का हाफ। दो थिंग्स जो हाफ होती हैं, समझ रहे हो ना, सेम थिंग्स की हाफ हैं तो वो इक्वल तो होंगी ना बाय यूजिंग एक्सियम से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये भी AB का हाफ है, ये भी AB का हाफ है, मतलब कि AC क्या हो गया AD के इक्वल हो गया। AC और AD क्या हो गया इक्वल हो गया। अब मेरी बात सुनो, दो चीज़ें जब इक्वल होती हैं, 5 और 5 इक्वल है, तो इनको माइनस करने पे क्या आता है 0। अगर दो चीज़ें इक्वल हैं मतलब उनमें डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं ना, डिफरेंस नहीं है तो उनका डिफरेंस मतलब कितना होगा 0। जैसे कि AD माइनस AC कितना हो जाएगा 0, ओके। लेकिन AD माइनस AC इसके अकॉर्डिंग कितना है, ये पूरा AD, AC हमने उसमें से हटा दिया, क्या बचा हमारे पास CD। CD क्या है 0। किसी भी लाइन की लेंथ 0 कैसे हो सकती है, अब ये लाइन है, इसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, 0 कैसे हो सकती है, 0 लेंथ तो एक पॉइंट की होती है, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, लेंथ है, हम इसको मेज़र करेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, बिल्कुल 0 कैसे आ गया। अगर बिल्कुल 0 आ गया मतलब कि वो लाइन है ही नहीं, ये क्या है एक पॉइंट है। इट मीन्स C and D lie on a सिंगल पॉइंट, C और D सिंगल पॉइंट पर लाई करते हैं। अगर सिंगल पॉइंट पर लाई करते हैं, हमने तो माना था कि C और D दो मिड पॉइंट हैं, ये लाई कर रहे हैं एक ही पर, तो हमारी जो सपोजिशन है, जो हमने सपोज किया था, सो आवर सपोजिशन इज रोंग। हमारी जो सपोजिशन है वो क्या हो गई, रोंग प्रूव हो गई। मतलब कि हमने माने थे दो पॉइंट हैं, वो तो है ही नहीं, अब हमारी गलत है तो बुक वालों की सही होगी, उन्होंने तो पहले ही कहा था एक होता है, हम भी दो लेके चल रहे थे। हमारी सपोजिशन गलत है तो यानी कि वो सही कह रहे थे,
लास्ट में लिखना देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट। हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, हो गया फिफ्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था ये। अब सिक्स देखो, ये क्वेश्चन तो इजी है, बहुत इजी है। जिसने फोर्थ फिफ्थ कर ली उसके लिए ये सिक्स कुछ नहीं है, फिर भी मैं करा रही हूँ, आपको करने के लिए नहीं कह रही, डोंट वरी। इफ़ ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायग्राम यही वाला है। अगर ए सी और बी डी इक्वल हैं, आपको प्रूफ करना है ए बी और सी डी इक्वल हैं। ये दिया हुआ है ए डी, इसी तरह का डायग्राम है। यहाँ इन्होंने बना दिया बी, यहाँ पर सी। क्या गिवन है कि ए सी क्या है, इक्वल है बी डी के। ए सी और बी डी इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। ए सी और बी डी इक्वल गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या प्रूव करें? ए सी इक्वल बी डी गिवन। आपको ए सी और बी डी में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। ये ए सी है, ये बी डी है। आपको नहीं लगता कि बी सी दोनों में आ रहा है? अगर दोनों में आ रहा है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं ना। हम क्या करते हैं, दोनों में से बी सी को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड्स, दोनों में से बी सी को माइनस करते हैं। ए सी में से माइनस करेंगे बी सी को, और बी डी में से माइनस करेंगे बी सी को। ये ए सी था, बी सी को माइनस कर दिया, क्या बच गया, ए बी। ध्यान से देखो, ये पूरा था ए सी, बी सी को हमने माइनस कर दिया, बच क्या गया, ए बी। वैसे ही ये बी डी था, बी डी में से इस बी सी को माइनस कर दिया, बच क्या गया, सी डी। तो ए बी क्या हो गया, सी डी के इक्वल हो गया। आया समझ में ना, ए बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। यही हमने प्रूव करना था, हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई इज एक्सियम 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? Note that question is not about fifth postulate। मतलब यूक्लिड का जो फिफ्थ एक्सियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ही ना वो तो। यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम क्या कहता है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल होता है, कंप्लीट चीज़ होती है, वो हमेशा एक पार्ट से बड़ा होता है, होगा ही ना। अब 10 लीटर आपके पास दूध है, उसमें से 2 लीटर निकालोगे, 2 लीटर उसका एक पार्ट है, तो 2 लीटर बड़ा है कि पूरा का पूरा 10 आ रहा था, पूरा आ रहा था। इसमें तो कोई कंट्राडिक्शन वाली बात ही नहीं है। डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर फॉर्म में भेज रही हूँ। ओके, 5.2 इसी में कर लिया, नेक्स्ट वीडियो बनाओ इसी में ही कर लेते हैं। चलो 2 ही क्वेश्चन है उसमें, ठीक सारे। How would you rewrite Euclid fifth postulate so that it would be easy to understand? आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखोगे कि इसको समझना इजी हो। यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि अगर 2 लाइन्स है, बहुत क्लियरली समझाया था मैंने उनको, एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है, जहाँ पर सम क्या होगा 180 से कम होगा, वहाँ पर ये उस साइड पर ये इंटरसेक्ट करेंगी और दूसरी साइड पर नहीं करेंगी। समझ रहे हो ना, यही था बस। अब इसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में था, इजी लैंग्वेज में आपको लिखना है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी। लिखवा क्या दूंगी, मतलब डेफिनेशन या इसकी आपको भेज दूंगी। नेक्स्ट है, डज यूक्लिड पोस्टुलेट एम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन, एक्सप्लेन। ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। हमें ये कहा था कि जहाँ पर सम 180 से कम होता है मिलती हैं, सम 180 से ज़्यादा होता है नहीं मिलती। ये लाइंस हैं, अगर पैरेलल है
यहाँ भी सम 180 होगा, यहाँ भी 180 होगा। कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं उनका सम 180 हो तो, ठीक है ना। अब देखो 180 से कम हो तो मिलती हैं, ज़्यादा हो तो उस साइड पर नहीं मिलती। अब दोनों साइड इक्वल हैं तो ना तो ये कहीं 180 से कम होगा, ना कहीं 180 से ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना। इसलिए पैरेलल लाइंस कहीं पर भी मीट नहीं करती, बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री ऑन बोथ साइड्स। ओके।